मेरा नाम सरिता है। मैं 22 साल की थी। बीमा करवा रखा था और अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। मेरे पास बहुत सारे बीमा थे। मैं यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और मैं कोई मासूम लड़की नहीं थी। मुझे पता था कि मेरी माँ मुझ पर जुल्म कर रही है। एक दिन मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए क्योंकि उनकी तबीयत पहले से ही बहुत खराब थी। मेरी माँ ने सीता से वादा किया था कि मैं उसे यहाँ तभी रखूंगी जब तुम मेरी सहेली के बेटे से शादी करोगी, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो मैं उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगा कि वह जहाँ चाहे वहाँ जाए। मैं नहीं चाहती थी कि वह किसी लड़के से शादी करे क्योंकि वह एक बड़ा व्यक्ति था और खुद को कम नहीं आंकता था। यह मेरे लिए एक नर्क से निकालकर दूसरे नर्क में जाने जैसा था। इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा और कोई नहीं था जो मुझे पीटता, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया कि मेरे मामा मुझे शहर में पीटते हैं और मैं उनके घर जा रहा हूँ। मेरी माँ ने कहा, तो चले जाओ, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अब यहाँ मेरे लिए कुछ है। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे और बाबा ने मेरे लिए कुछ पैसे जेवर भी रखे थे, जिसके बारे में मेरी माँ को पता नहीं था। जब भी इंश्योरेंस होता था तो उसने मुझे बताया था और मैंने झूठ बोला था कि मेरे चाचा के घर पर है। मैं जा रहा हूँ। हालांकि शहर में कोई नहीं था, लेकिन मैं शहर गया और वहाँ एक घर किराए पर लेने के बाद मैंने देखा कि एक लड़की बाहर खड़ी गणित कर रही थी। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने उससे पूछा, कहा कि एक गिलास पानी मिलेगा। वह मेरी उम्र की थी और बहुत अच्छी थी। वो तुरंत मेरे लिए पानी लेकर आई और पूछा कि क्या तुम अकेले हो? मैंने बताया कि मैं बहुत दूर से आया हूँ। उसका नाम किंजल था और वो बहुत अच्छी थी। उसने मुझे बताया कि एक रहमत नाम का समझदार आदमी है, उसके पास कई छोटे छोटे घर हैं। वो जेल वाला घर दे देगा, तुम उससे बात करो। उसने मुझे बहुत बड़ी परेशानी दी है। अगर मुझे जेल वाला घर मिल गया तो मेरी स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। जाति चाहे जो भी हो, लेकिन मकान मालिक ने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा, देखो तुम अकेली हो, हम अकेली लड़की को घर नहीं देते, लेकिन तुम मजबूर हो इसीलिए हम तुम्हें घर देंगे, लेकिन मेरे पास छोटी शर्त है। पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ, पता नहीं किम की शर्ट कौन रखेगा, लेकिन फिर जब उन्होंने मुझे शर्ट के बारे में बताया तो मैंने मान लिया। विदेशी, उनकी बात बिल्कुल सही थी। अकेली लड़की को बुखार नहीं आ रहा था, ये मोहल्ला ठीक था, यहाँ के लोग शरीफ थे, इसीलिए मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है और मेरे घर में मेरे कपड़े धोने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे ही कपड़े धोकर प्रेस करके देने होंगे। वह 60 से 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनके पास कितने कपड़े हो सकते थे? मैंने भी भरकर कहा, ठीक है, मैं आपको कपड़े दे दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक मशीन पड़ी है, आप वह भी ले जा सकते हैं। उसके घर में भी एक छोटी सी सोसाइटी थी जिसका इस्तेमाल किया जाता था। मैं खुश हो गया कि अगर इस बहाने मुझे कपड़े सिलने की मशीन मिल जाएगी तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा। दिल ही दिल में बहुत खुश था कि उसे इस मनहूस गांव से कुछ तो मिला। मैं सोचता था कि यही मनहूस जगह है जहां मैं रहता था, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के बहुत बुरे दिन वहीं बिताए थे। मैंने घर को थोड़ा सा व्यवस्थित किया और शाम तक मशीन भी चलने लगी। मैंने जाकर कहा कि सूट धोने के लिए मसाला नहीं है और इसमें क्या मुश्किल है। हाँ, मैंने उस लड़के से उसका पता पूछा। वह मेरे साथ मेरे घर पर ही रहता था। उसने शाम को मेरे लिए चाय और खाना भेजा था। मैं बहुत अच्छा था। वह थोड़ी देर मेरे साथ था। बहुत सारी दोस्ती भी हुई। ऐसा लगा जैसे बहुत अच्छी जगह रहने आया हूँ।
सभी लोग भी बहुत अच्छे थे। मैंने घर के सामने एक भोंपू लगा दिया कि यहाँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और अगले दिन एक दो बच्चे मेरे पास भी आ गए। मैंने सोच लिया था कि दिन में नौकरी कर लूंगा, इसीलिए इंटरव्यू देने भी चला गया। अब मुझे अपनी जिंदगी खुद ही संभालनी थी। मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपनी माँ को मरते हुए देखा और फिर उसके बाद मैंने खुद को ऐसी मुश्किल परिस्थिति में पाया। मेरे पास इस समाज में अकेले रहने की हिम्मत थी। मेरे पास सिर्फ पैसे थे। मैंने वो सब बैंक में जमा कर रखा था ताकि मैं सुरक्षित रहूं। उसे खर्च नहीं करना चाहता था। मेरी बस यही कोशिश थी कि जो पैसे मैं कमाऊं, उनका इस्तेमाल मैं खुद करूं। उसके बाद मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। जिस लड़की से मेरी दोस्ती हुई थी, उसका नाम बहुत अच्छा था। मैं उसके घर गया। घर में उसकी माँ और दो छोटी लड़कियां थी जो लगभग उसकी उम्र की थी पर उसकी लंबाई के बराबर ही लग रही थी। उनके घर में भी बहुत सी लड़कियां थी और किंजल एक ऑफिस में काम करती थी। उसने मुझे भी अपने ऑफिस में नौकरी पर रख लिया था। मेरे मकान मालिक का नाम अमरजीत था। मैं एक अच्छा आदमी था, लेकिन वहाँ के ज्यादातर लोग उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते थे। कहा जाता था कि वह बहुत ही बेकार आदमी है। अपने समय में जब वह जवान था, उसने कई औरतों के साथ संबंध बनाए थे। दरअसल यहाँ की ज्यादातर औरतें उसकी थीं, जिन्हें उसने जेल में डाल दिया था, इसीलिए सब उसे बड़ा घर भी समझते थे। मलिक, कोई भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो महीने की एक तारीख को आए और पैसे मांगने लगे। तुम्हें ऐसा क्यों पसंद आएगा? वैसे उसने मुझे काम पर रखा था। मैं बहुत सामान्य हूँ, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं उसे एक दिन कपड़े दे रहा था, तभी उसने मुझे कपड़ों से 500 रुपए का नोट दिया। पहले तो मैंने सोचा कि इसे वापस कर देना चाहिए और फिर मैंने सोचा कि इसे नहीं रखना चाहिए। कुछ अधिकार भी होते हैं। मैं उसके कपड़े दे रहा हूँ। अगर वो मांगे तो दे दूंगा। हाँ, साइट पर मिल गए थे, लेकिन भूल गया। और अगर नहीं मांगेगा तो मैं उसे अपने पास रख लूंगा। खैर, इतने अमीर आदमी के लिए 2-3 दिन तक मैं यही सोचता रहूंगा कि कहानी मांगनी चाहिए या नहीं, उसे लौटा देना चाहिए, नहीं तो सोचूंगा कि किस लड़की पर भरोसा किया। 500 रुपए में अपना घर उसे दे दिया। अपनी औकात बताओ, लेकिन उसने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा और उसके बाद मैं भी एक हो गया। फिर मुझे उसके कपड़ों से ज्यादा पैसे मिलने लगे और मैं पैसे अपने पास रख लेता था। मैं खुश था। अच्छी बात है, मेरी मेहनत की कमाई। आखिर में मैंने उसके कपड़े धोए और सारे कपड़े सफेद हो गए। एक दिन सुबह सुबह मैं शोर सुनकर उठा। मोहल्ले में बहुत शोर था। दो लोग आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को जोरदार मुक्का मार रहे थे। मैं ध्वनि लड़ाई से बहुत डर गया था। मेरी सौतेली माँ भी मुझसे लड़ती थी। वह अपनी बीमारी का भी विचार नहीं करती थी। मैं लड़ाई से डर गया था और बटन स्खलन शुरू हो गया था। मेरा दिल बैठ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। समझ में नहीं आया। बाद में जब मैंने उससे पूछा कि क्या मामला है, तो उसने कहा कि एक जवान लड़की एक घर से गायब हो गई थी। सब लोग इस बात पर शोर मचा रहे थे। एक आदमी कह रहा था कि उसके बेटे को दूसरे घर का एक लड़का भगा ले गया है, क्योंकि वो दोनों साथ में रहते थे। लेकिन ये भी हो सकता है कि लड़की खुद किसी के साथ चली गई हो, क्योंकि आजकल ये सब बहुत हो रहा है। मैंने उससे पूछा कि क्या वो लड़की ऐसी थी, क्योंकि हो सकता है कि तुम उसे जानते हो। उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं थी। एक मासूम 15 साल की लड़की थी।
लेकिन आजकल पता नहीं कौन है और छोटे बच्चों की भी हालत आजकल बहुत खराब है। लेकिन मैं यह सोचकर भी परेशान हो रही थी कि परिवार के बेचारे बच्चे की क्या हालत होगी। उसके बाद भी पुलिस 2-3 बार मोहल्ले में आई और मोहल्ले के सभी लोगों से पूछताछ की और मुझसे भी पूछा और उन्होंने यह भी बताया कि आप अकेली रहती हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं अकेली रहती हूँ। मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन घर की मालकिन वहां आई और बोली कि वह अकेली रहती है, लेकिन उसे भरोसेमंद लड़कों का संगीत बहुत पसंद है। बाद में मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि यह आपकी बहुत मेहरबानी है। उसने कहा कि तुम अकेली रहती हो। फिर मैंने उसे सारी बात बताई कि माँ, आप दोनों तो इस दुनिया से जा चुकी हो और अगर मैं अपनी सौतेली माँ के साथ रहती तो वह मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा देती जो शराबी था, और मैं ऐसा नहीं हूँ। वो यहाँ आना चाहती थी और अपनी जिंदगी बनाने के लिए मेहनत करने लगी। उसने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम बहुत बहादुर हो और ये अच्छी बात है। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगा। वो ऐसे ही गुर्रा रहे थे कि हमें एक और खबर मिली। हाँ, घर से लड़की। वो उससे भाग गई थी। तुमने आत्महत्या कर ली थी। शायद तुम बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये बहुत बुरी बात है। सुबह सुबह लड़की घर से चली गई और तुमने आत्महत्या कर ली। अब क्या उसने अपनी मर्जी से जान दी या किसी ने उसका अपहरण कर लिया? पर तुम बेचारे इस दुनिया से चले गए और बाकी बहन भाइयों को बहुत तकलीफ हुई। मैं इस बात से बहुत दुखी हूँ। एक दिन मैं किंजल लौट रहा था, तभी मैंने उसे और लड़के की माँ को देखा। हम उसकी हालत देखकर बहुत दुखी हो रहे थे। वह घर के बाहर सड़क पर बैठी थी। अब मुझे गुस्सा आने लगा था और मुझे यकीन हो गया था कि लड़की अपनी मर्जी से भागी है, नहीं तो अब तक पुलिस को उसके बारे में पता चल गया होता। यह मोहल्ला था, दरवाजों पर कैमरे लगे थे, फिर भी मामला अब तक सामने नहीं आया था। इसका मतलब है कि वह अपनी मर्जी से गई थी। मैंने बताया कि मुझे ऐसी लड़की पर बहुत गुस्सा आता है, चाहे वह दोस्त ही क्यों न हो, मेरे माता पिता की वजह से। मुझे नहीं लगता कि मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। अगर वो इस दुनिया में होते तो मैं उनकी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देता। किंजल ने कहा कि हाँ, कभी कभी लोग अपने माता पिता के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। और ये कहते हुए उसने अपने गले में पहना हुआ लॉकेट दिखाया। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? वो किसी ऐसे व्यक्ति से बहुत प्यार करती थी जो मेरे जैसा था। वो कहती थी कि हम दोनों शादी कर लेंगे और एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, अपनी अपनी जिंदगी बनाएंगे, साथ में घर बनाएंगे और साथ में कामयाबी का सफर तय करेंगे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था और उसके पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं था। प्यार और साथ के अलावा मुझे वो लड़का बहुत पसंद था और मैं उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जब मैंने अपने घरवालों से बात की तो उन्होंने कहा कि घर में पैसे कमाने वाला कोई और नहीं है। बाबा, तुम जिंदा नहीं हो और तुम अपनी 2 जवान बहनों को छोड़कर अपना घर बसाना चाहते हो। मैंने कहा कि अगर तुम शादी भी कर लो तो भी तुम सबको पैसे भेजूंगी। लेकिन माँ ने कहा कि तब ऐसा नहीं है, पति आपत्ति करते हैं और साहब अगर कुछ खत्म हो गया तो वो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगी। आपका बच्चा आएगा तो अपनी बहनों से बात करेंगी। अपने बच्चों के बड़ों के बारे में ज्यादा सोचो। अगर हमारे लिए तुम्हारे मन में भावनाएं हैं तो शादी मत करो, और अगर हमारे लिए भावनाएं नहीं हैं तो जाकर शादी कर लो। कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मैंने अपना घर चुन लिया है और मेरी शादी नहीं हुई है।
लेकिन आज भी मुझे वो लड़का याद है जब उसकी शादी हुई और बेटा हुआ तो उसने भी घर और छोटी गाड़ी खरीदी और मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय फैसला कर लिया होता तो मैं भी उसके साथ होती। लॉकेट इसकी आखिरी निशानी है। ये मेरे पास ही है। तुम्हारे माँ बाप नहीं है लेकिन मैंने माँ बाप के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दी। अब मैं इसी में जिंदा हूँ। लेकिन जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती तब तक खुश नहीं हूँ। मेरी भी नहीं होगी। मैं पैसे कमाने की मशीन बन गई हूँ। कोई मुझसे शादी नहीं करेगा और न ही मेरी माँ मेरे लिए रिश्ता ढूंढेगी। आजकल वो मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। हम वहां से वापस आ रहे थे तभी रास्ते में मकान मालिक मिल गया। वो सामने से आ रहा था। हमने उसे नमस्ते किया। उसने कहा, नमस्ते बेटी, तुम मेरे मोहल्ले की सबसे प्यारी लड़की हो। तुम दोनों बहुत बहादुर और जिम्मेदार हो। तुम अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत करती हो। भगवान तुम सबको खुश रखे। मैं वहां से चली गई। जाकर किंजल से कहा कि वह इतनी अच्छी बातें करता है। सब उसे इतना बड़ा क्यों कहते हैं? वह इतना बड़ा भी नहीं है। तब किंजल ने कहा कि वह किसी की शक्ल पर नहीं जाता। एक आदमी था जिसने उसे समय पर काम पर रखा था। वह उसे समय नहीं दे रहा था और उसने रात में ही उसकी सोसाइटी को उठाकर बाहर फेंक दिया था। सर्दी का मौसम था। छोटे छोटे बच्चे थे। सुबह सुबह उन्हें भी समय नहीं देता था। मैंने कहा कि शायद पहले ही बहुत समय दे दिया होगा। आखिर उन लोगों को भी तो समझना चाहिए कि मकान लीज पर दिया जाता है, आपको सौंपा नहीं जाता। अगर किराया समय पर नहीं दिया तो मकान मालिक को परेशानी होगी। उसने कहा कि पता नहीं तुम अपने बड़े भाई के बारे में इतना अच्छा क्यों सोचते हो। मुझे यहाँ आए हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। वह इतने अच्छे इंसान नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जब तक वह अच्छे हैं, वैसे भी हम उनसे कोई रिश्तेदारी नहीं बनाना चाहते। अगर वह हमें मुस्कुराकर बुलाएंगे तो हम भी मुस्कुराएंगे। हम कल उससे कहेंगे कि उसमें पढ़ने की ताकत जरूर है। कभी कोई मजबूरी हुई तो 1 महीने का समय दे देंगे। इंचल ने कहा कि शायद, लेकिन इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा। शाम का समय था। वो अपने घर चली गई और मुझे उसकी जिंदगी की चिंता होने लगी। बड़ा होता रहा, सोचता रहा कि जिंदगी क्या है, कब तक उसके परिवार का साथ दूंगा। मैं भी पैसे वाली कमेटी थी। फिर मेरी सौतेली माँ मुझे छानती थी। मुझे वो बहुत बड़ी लगती है लेकिन मैं अपनी सौतेली माँ थी। मुझे उससे भी यही उम्मीद थी लेकिन ये तो वो उसके अपने लोग होते हुए भी उसके साथ ऐसा कर रहे थे। तो उसे बहुत कुछ महसूस हुआ होगा और बेचारी लड़की चुपचाप सब कुछ सह रही थी। मैंने हर बार उसके लिए प्रार्थना की क्योंकि मैं उसके लिए वहां था। मैं बस प्रार्थना कर सकता था। जब सुबह हुई तो मैं फिर से एक शोर से जाग गया। मैंने कहा, भगवान मेरा भला करे। अब क्या हुआ? मैं बाहर आया और जल्दी से सामने का दृश्य समझ गया क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वह घर के बाहर हो रहा था। मैं यह देखकर हैरान रह गया कि जो लड़की गायब हुई थी वह कोई और नहीं बल्कि किंजल थी। मैं हैरान रह गया और तुरंत उसके माता पिता बहनों से पूछा। उन्होंने बताया कि रात का समय था। वह घर पर थी लेकिन सुबह से गायब है। हमें एक हड्डी मिली है जिस पर लिखा है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं यह सब छोड़कर जा रहा हूँ। मैं हैरान हूँ और ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसे ये करना होता तो बहुत पहले ही कर चुकी होती। मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हम साथ गए थे और वहीं से वापस आ रहे थे। वापस आते समय मकान मालिक से भी मुलाकात हुई। उसने कहा कि सब ठीक चल रहा है। फिर बेटा, लड़की कहाँ गई? मुझे लगा कि रोएगी क्योंकि मेरी बेटी खो गई है
और अब पता नहीं वो कैसे मिलेगी। पर वो तो ऐसे ही बोल रही थी, कल मेरा मुंह चाटा और चली गई, अब हमारे पास कमाने वाला भी नहीं है। नहीं, वो तो हमें बर्बाद करके चली गई। पता नहीं कहाँ चली गई, किससे लड़ने गई। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया और पुलिस स्टेशन भी गया और कई बयान भी दिए, और अगर पुलिस कुछ करती है तो मुझे उसकी बहुत चिंता है। लेकिन पूरा दिन बीत गया और उसकी कोई खबर नहीं आई। मुझे यकीन था कि वह किसी के साथ नहीं गई थी और किसी ने उसका अपहरण कर लिया था, क्योंकि उसके जीवन में कोई नहीं था। अगर कोई होता तो वह मुझे जरूर बताता। इस तरह दिन बीतते गए और मेरी परेशानियां बढ़ने लगीं, और उसका ख्याल मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं था, क्योंकि हम साथ में बहुत कम जगहों पर जाते थे। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी और हम एक दूसरे के दुख दर्द को पहचान चुके थे। मैंने सब कुछ दूसरों को बता दिया था। मकान मालिक के कपड़े आम तौर पर शाम को 5 बजे